हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक व्हेन द एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 में। स्टूडेंट, सेकंड यूनिट में हमने न्यू एक्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948, और उसके बाद हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर ली है, जिसमें हम बात करेंगे या फिर हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 में हम बहुत सारे टॉपिक कवर अप कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हेन द एम्प्लॉय इज नॉट लायबल, यानी कि एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। ओके, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कवर अप किया था द लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू पे कंपनसेट टू देयर एम्प्लॉय इन वेरियस कंडीशंस। दैट कंडीशंस वी हैव कवर्ड। टुडे वी विल कवर not liability. Okay, so let's start. Section 3 subsection 1 provides that employer shall not be liable to pay compensation in their following cases. Means to say, here we are discussing in that case under which employer is not liable to compensate their employees. तो ऐसी कौन कौन सी conditions हैं? Let's start. First one is for any injury which does not result in the total or partial disablement for the workman for a period exceeding 3 days। यानी कि कोई भी ऐसा इंजरी जिसकी वजह से ना तो आपको कोई टोटल डिसेबलमेंट हुआ है, ना ही कोई पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है, और 3 दिन से ज़्यादा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस में, इस केसेस में एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लायबल टू कंपनसेट दैट वर्कर्स। ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट फॉर एनी इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन द टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट फॉर द वर्कमैन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 days। ठीक है, 3 दिन से ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है या कोई भी इंजरी हुई है इसमें, तो उस केस में एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। सेकंड वन हम बात कर रहे हैं फॉर एनी इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ और, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी इंजरी जिसका रिजल्ट ना तो कोई डेथ है, ना ही कोई पार्शियल और टोटल डिसेबलमेंट है, किसके द्वारा, बाय कॉज ऑफ द एक्सीडेंट विच इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। तो यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूटेबल यानी कि एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बताए गए हैं कि भाई किन किन कंडीशंस में एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। तो पहली चीज़ क्या है, पहली कंडीशन है द वर्कमैन हैविंग बीन एट द टाइम ऑफ देयर ऑफ अंडर इन्फ्लुएंस द ड्रिंक और ड्रग्स। ठीक है, यानी कि कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इंजरी इन दैट केस व्हेन वर्कर्स हैविंग अ ड्रिंक और ड्रग्स, so in this situation, in this condition, the employer shall not be liable to compensate their employees। ओके, तो ऐसी किसी भी कंडीशन में एम्प्लॉयर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है कि भाई वो अपने वर्कर्स को कंपनसेट करे। कौन सी कंडीशन, अगर वर्कर्स के साथ कोई इंसिडेंट हुआ और वो इंसिडेंट हैविंग ड्रग्स और ड्रिंक, यानी कि उस टाइम उसने कोई ड्रग्स ले रखा था या कोई ड्रिंक कर रखी थी, तो इस कंडीशन में कोई भी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द वर्कमैन हैविंग बीन एट द टाइम देयर ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स, यानी कि जो इंजरी हुई है या फिर जो भी इंसिडेंट हुआ है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स हुआ है। ठीक है, इन प्रॉपर कंडीशंस, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड किए गए, बट किसी अदर फैक्टर जैसे कि हम बात करें ड्रिंक और ड्रग्स की वजह से कोई भी इंजरी हुई, तो उस केस में एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लायबल टू कंपनसेट। सेकंड कंडीशन इज द विलफुल डिसओबीडियंस, वर्कर्स विलिंगली डिसओबीडियंस हैं, ठीक है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या है, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो बहुत सारे प्रोविजंस हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं एज वेल एज द वेरियस प्रोविजंस विच आर गिवन बाय अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948
to employees also and that provision must be followed by the employees। ठीक है, जैसे कि भाई क्या है, सेफ्टी मेजर्स दिए गए हैं, आपको उन सेफ्टी मेजर के हिसाब से काम करना है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं आपको वो फॉलो करने हैं। ठीक है, वर्कर्स के लिए जो भी कंडीशंस दी हैं उन कंडीशंस पे आपको, जो भी सेफ्टी मेजर्स, जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको दिए गए हैं आपको मस्ट वो प्रॉपर यूज़ करने हैं। अगर आप विलिंगली आप उन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इस केस में भी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है किसकी, एम्प्लॉयर की, कि भाई वो आपको कंपनसेट करे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द वर्कमैन of an order expressly given or not following a rules expressly framed for the purpose of securing the safety of workmen। नेक्स्ट वन है द विलफुल रिमूवल ऑफ डिसरिगार्ड बाय द वर्कमैन एनी सेफ्टी गार्ड। ठीक है, यानी कि वर्कर ने क्या करा, अपनी मर्जी से कोई भी सेफ्टी गार्ड यूज़ नहीं किया, कोई भी डिवाइस विच ही न्यू हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द सेफ्टी वर्कमैन। जैसे सपोज सेफ्टी के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट दिए गए लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपनी मर्जी से उनको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में भी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है वर्कर एम्प्लॉयर की कि वो एम्प्लॉय कंपनसेट करे वर्कर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर डिसेबलमेंट ड्यू टू इंजरी इज फॉर 3 डे और लेस। यानी कोई भी डिसेबलमेंट जो 3 से ज़्यादा दिन का नहीं है, 3 दिन तक आप रिकवर हो जाते हैं, नो कंपनसेशन इज पेएबल, कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन ये है, जैसे कि सपोज फैक्ट्री में कोई भी आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ जो 3 दिन में रिकवर हो गया, तो ठीक है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई जो 3 दिन में क्या हो गई, सही हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयर की कोई लाइबिलिटी नहीं है कि वो पेमेंट करे या कंपनसेट करे। ओके, तो नेक्स्ट है वेयर अ वर्कमैन इज इंजर्ड ड्यू टू द विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर एक्सप्रेसली गिवन टू हिम बाय हिज एम्प्लॉयर, the employer is not liable if the injury does not cause death or permanent total disablement of the worker। ठीक है, तो अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ जिसमें वर्कर्स को कोई भी डिसेबल नहीं हुआ है, वो ना पार्शियल डिसेबल है, ना टोटल डिसेबल है, ना कॉज ऑफ डेथ है, तो इस केस में कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हाउएवर इफ द इंजरी रिजल्ट इन द डेथ और परमानेंट और टोटल डिसेबलमेंट, अगर उस इंजरी की वजह से या तो उसको परमानेंट डिसेबल हो गया या ठीक है, या फिर डेथ हो गई, इफ द वर्कमैन, ठीक है, टोटल डिसेबलमेंट ऑफ द वर्कमैन, द एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे कंपनसेशन इवन इफ द वर्कमैन वाज गिल्टी एंड विलफुल डिसओबीडियंस प्रोवाइडेड द एक्सीडेंट अरोज आउट एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, in that case employer shall be liable, otherwise employer is not liable to pay compensate to their workers। A workman provided the safety glasses does not use them while welding or grinding or work sites। ठीक है, तो as a result his eye got injured, the employer is not liable to pay compensation। जैसे कि वर्कर्स यहाँ पे एग्जाम्पल कोट किया गया है कि भाई वर्कर्स को सेफ्टी मेजर, सेफ्टी ग्लासेस दिए गए हैं जब वो वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपनी विलिंगली उसको अपनी मर्जी से यूज़ नहीं करा। सेफ्टी मेजर्स दिए गए हैं लेकिन आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हो और आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। ऑन द अदर हैंड इफ़ अ रेलवे वर्कमैन हु हैज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम द स्टैंडिंग एट द डोरवे ऑफ द रेलवे कंपार्टमेंट फॉल्स डाउन एंड डाई while returning from the duty, okay, the employer was held liable to pay compensation। okay, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन कंडीशंस में लाइबिलिटी नहीं है कि वो उनको पे किए जाए। तो ये था आज का टॉपिक जो हमने कवर अप किया, व्हेन द एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू पे कंपनसेशन। यानी कि पहली चीज़ क्या कि भाई कोई भी डिसेबलमेंट या कोई भी इंजरी जो 3 दिन से में रिकवर हो रही है, तो उस केस में आप क्या हैं,
एम्प्लॉयर की कोई लाइबिलिटी नहीं है। कोई भी सेफ्टी मेजर्स आपको दिए जा रहे हैं लेकिन आप उसको विलिंगली यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उस केस में एम्प्लॉयर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती कि वो आपको कंपनसेट करे। थर्ड चीज़ कि भाई आप किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो फैक्ट्री में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं आपको वो फॉलो करने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जगह जगह इंस्ट्रक्शंस लगे होते हैं कि भाई आपको वहाँ पे नहीं जाना है, या फिर ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड है। तो अगर फिर भी आप उसके बाद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो या आपके साथ कोई भी इंजरी हो रही है तो उस केस में भी आपके कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती है एम्प्लॉयर की कि वो कंपनसेट करे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, जैसे कि अगर आपने कोई फैक्ट्री विजिट की हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्प्ले भी किए गए हैं। वर्कर्स को क्या क्या नियम फॉलो करने हैं उनको प्रॉपरली डिस्प्ले किया जाता है। साथ के साथ हर एरिया को प्रॉपरली डिस्प्ले किया जाता है और वहाँ पे बताया जाता है कि भाई कौन सा एरिया रेस्ट्रिक्टेड जोन में कवर्ड है और कहाँ कहाँ मूवमेंट हो सकता है। लेकिन तब भी उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसे कि कोई केमिकल डिपार्टमेंट है, ट्रेंड पर्सन ही वहाँ पे एंट्री करेंगे और वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही हैं उसके बावजूद भी वर्कर्स वो उन प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उस केस में कोई भी लाइबिलिटी नहीं है एम्प्लॉयर की कि वो उनको कंपनसेट करें। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमने कवर अप किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 4 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, यानी कि भाई कितना अमाउंट कंपनसेट किया जाता है अलग अलग कंडीशन में। जहाँ हम पार्शियल डिसेबलमेंट, टोटल डिसेबलमेंट की बात कर रहे थे, तो इन अलग अलग कंडीशन में या डेथ की कंडीशन में कितना कंपनसेट किया जाता है और क्या क्या स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट फॉर द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप सो आपको सारी कंडीशन समझ में आ गई हूँ। ठीक है, तो जो कंडीशंस है वो प्रॉपर्ली मेंशन की जाती हैं। जैसे सपोज हमने रेलवे का एग्जांपल कोट किया तो वहाँ पे हमने प्रॉपर्ली मेंशन किया कि कब उसको कंपनसेट करना है, कब कंपनसेट नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज कवर अप करी। थैंक यू वेरी मच।